हेलो स्टूडेंट, एएसएल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सामान्य अध्ययन सामाजिक विज्ञान जो है उसको पढ़ रहे थे। उसमें लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 आपकी किताब जो 10th क्लास की है वो चल रही थी। अब इसमें देखिए अपन लगभग लगभग इसकी समाप्ति की तरफ है। सेकंड लास्ट ही आपका चैप्टर है। आपने पूरे लोकतंत्र को अच्छे से समझा। अगर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको लोकतंत्र के बारे में बताया गया था। इसमें भी आपने सत्ता की साझेदारी, संघवाद वगैरह सब चीज़ें पढ़ी। यहाँ पर समानता असमानता, लोकतंत्र में क्या फायदे होते हैं, क्या उसके लिमिटेशन होती हैं, वो सब चीज़ आपने देखी। तो यहाँ पर जो चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम के बारे में, यहाँ पर चैप्टर हमको दिखाया गया है, बताया गया है भी। लोकतंत्र को जब भी अपन लागू करते हैं, लोग किसी देश में लोकतंत्र होता है तो वहाँ पर उसके क्या परिणाम निकलते हैं, किस प्रकार के परिणामों की अपन अपेक्षा करते हैं। क्या वहाँ पर समानता स्थापित होती है, क्या वहाँ पर आर्थिक न्याय जो है वो स्थापित हो पाता है, क्या वहाँ पर स्वतंत्रताएं मिलती हैं, किस प्रकार से लोगों का विकास होता है। इस प्रकार की जो सारी बातें हैं, इनका अध्ययन जो अपन करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है वे क्या परिणाम निकले, लोकतंत्र आने के क्या परिणाम निकले, और ये परिणाम सकारात्मक हैं या नहीं है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया गया है। वैसे लोकतंत्र का विस्तृत अध्ययन कर ही चुके हैं, पिछले साल से आप लोग करते हुए आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को, वैसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, इसलिए अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, किस प्रकार हम इसका मूल्यांकन करें ताकि हमें पता लगे कि भाई लोकतंत्र सही है गलत है, लोकतंत्र को लागू करना सही बात है, ये फायदेमंद चीज है, इससे भी अच्छी कोई शासन प्रणाली वर्तमान में स्थित है। लोकतंत्र एक प्रकार की शासन प्रणाली है ना। तो क्या लोकतंत्र सही है, विश्व के सभी देशों को इसको अपना लेना चाहिए, या इससे भी अच्छी कोई शासन प्रणाली है जो लोगों के हित का काम कर सकती है। ठीक है। तो इस मूल्यांकन को करने के लिए कुछ प्रश्न, हम इसके प्रश्नों के जरिए इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। क्यों बताया गया है सबसे बेहतर? क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। प्रत्येक नागरिक को समान समान दृष्टि से देखता है। कहते हैं ना, नागरिकों को क्या है, समानता का अधिकार है। हमारे देश में भी समानता का अधिकार दिया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति सभी स्तरों पर समान है। अगर आप राजनीतिक उसकी भी बात करें आपको, कि राजनीति में भी प्रत्येक व्यक्ति का एक मत यहाँ पर दिया गया है। एक व्यक्ति एक मत की जो बात है, जो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या है कि चाहे व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी शिक्षित हो या फिर अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो या फिर पढ़ा लिखा नहीं भी हो, तो भी उसका वोट, और एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर भारत का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसके मत का मूल्य भी उतना ही होता है जितना कि एक साधारण नागरिक या फिर एक मजदूर का होता है। तो यहाँ पर क्या समानता का अधिकार है। इसके अतिरिक्त भी कई और जगह पर भी समानता है। हम पर हमारे यहाँ पर छुआछूत का अंत है, सभी व्यक्ति समान हैं, तो किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। उपाधियों का भी निषेध हमारे देश में है। उपाधि मतलब जो, जैसे आज़ादी के समय मिलती थी ना, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली। ठीक है। तो अब क्या है, ऐसी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी जो सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करती हो। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आगे बढ़ने के, व्यवसाय खोलने के सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। तो हमारे देश में समानता का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करते हुए यहाँ देखा जाता है कि साहब समानता को बढ़ावा दिया गया है कि नहीं दिया गया। और लोकतंत्र, क्योंकि हम जब लोकतंत्र, एक तरह से हमारे देश में भी लोकतंत्र है, तो हम इसको इससे भी आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे देश में चीजें फल फूल रही हैं वही उसका मूल्यांकन होगा। भाई लोकतंत्र अच्छा है, इसीलिए तो हमारे देश में आज इतने वर्षों से लोकतंत्र स्थापित है और फल फूल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। तो कुछ अच्छा है तभी तो है। तो हम एक तरह से भारत के अध्ययन के जरिए भी ये लोकतंत्र के जो परिणाम हैं, इन परिणामों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। जब व्यक्ति व्यक्ति में समानता होती है तभी जाकर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब भेदभाव नहीं होगा तभी तो व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी। व्यक्ति की गरिमा को हानि कब पहुंचती है कि मान लो दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति को तो श्रेष्ठ समझा जाएगा और दूसरे व्यक्ति व्यक्ति को निम्नतर या निकृष्ट समझा जाएगा। उस समय फिर क्या होता है, गरिमा को हानि पहुंचती है। यार इस व्यक्ति को तो अलग अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है इस व्यक्ति से, और मुझसे अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इस व्यक्ति को अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, मुझे अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गरिमा को ठेस पहुंचती है। लेकिन लोकतंत्र की विशेषता क्या है, यहाँ पर सभी व्यक्तियों से समान व्यवहार किया जाता है, और समान व्यवहार किया जाता है तो व्यक्ति सब आपस में बराबर होते हैं।
इसलिए ये व्यक्तियों की गरिमा को भी बढ़ाता है। ठीक है। इससे फैसले लेने में बेहतरी आती है। व्यक्तियों के हित के लिए कोई भी फैसला लेना है तो लोकतंत्र में इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। जब किसी भी देश में कानून बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से उस कानून पर एक सकारात्मक चर्चा होगी। जैसे हमारे देश में अगर कोई कानून बनता है तो संसद उस कानून को बनाती है, और संसद कानून को बनाने की एक निश्चित प्रक्रिया हमारे संविधान में लिखी हुई है। हमारे संविधान में वर्णित है कि अगर केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो पहले वो क्या करेगी, जो मंत्री होगा उस बिल को पेश करेगा, फिर उस बिल पर चर्चा होगी, फिर उस बिल पर वोटिंग होगी, फिर वो बिल दूसरी सदन को जाएगा, फिर वहां पर भी चर्चा होगी, वहां पर उस पर वोटिंग होगी। जब वो वहां से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद वो कानून बन जाता है। मतलब विभिन्न चरणों से होकर किसी भी बिल को गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर वो एक कानून का रूप लेता है। और जब इतने स्तरों से जाकर वो निकलेगा तो इसका एक परिष्कृत, एक साफ रूप सामने देखने को मिलेगा, और जो निर्णय सरकार लेगी वो निश्चित रूप से बेहतर होंगे। बनिस्पत किसके, कि मान लो कहीं पर राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, तो उसका जो मन करेगा वो कानून बना देगा। लेकिन ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता, वहां पर एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजर कर ही कोई भी बिल कानून के रूप में सामने हमको देखने को मिलता है। तो ये बात निश्चित रूप से सही है कि लोकतंत्र में फैसले लेने में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। जो देश में टकराव होते हैं उन टकरावों को शांत करने का ये तरीका होता है। मान लो किसी देश में राजतंत्र है तो वहां पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए टकराव हो सकते हैं। लोगों के जो अधिकार हैं वो छिनेंगे, लोगों में समानता नहीं रहेगी। जो पिछड़ा वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जिसे हाशिए पर या बोले तो एक सामाजिक रूप से दूर धकेल दिया गया है समाज की मुख्य धारा से, तो ऐसा वर्ग क्या करेगा फिर? अब जब उसको दबाया जाएगा, शोषित किया जाएगा, तो वो एक क्रांति के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है। सांप्रदायिकता फैलने का एक खतरा होता है, क्योंकि मान लो किसी एक धर्म को आप अधिक अच्छा ऊंचा मान लो और दूसरे को कम मान लो, तो इस तरह के जो व्यवहार हैं वो हो सकते हैं। तो लोकतंत्र क्या करता है, कुछ हद तक ये आपसी टकरावों को भी कम करने या संभालने का कार्य करता है। इसमें गलतियां सुधारने की गुंजाइश होती है। मान लो गलती से कोई गलत बिल सामने पेश हो गया तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि चरणों से होकर निकलेगा। दूसरा, लोकतंत्र में ऐसा तो है नहीं कि जो एक बार शासक बन गया वो सदा के लिए शासक हो जाएगा। नहीं, हर 5 साल में उसका चुनाव होता है। तो मान लो अगर जनता से गलती भी हो जाए और गलती से किसी ऐसे शासक को वो बना दे जो कि उनके भलाई के लिए इतना काम नहीं कर सकता, तो फिर जनता क्या करेगी, अपनी गलती को सुधारेगी और अगले चुनाव में उस व्यक्ति को हरा देगी। तो इस प्रकार लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या हुई, यहाँ पर आपको गलती सुधारने का मौका मिलता है। मान लो आपने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो आपकी भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो आप अपनी मतदान शक्ति का प्रयोग करके अगले चुनाव में उसको हरवा सकते हैं। तो ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। आगे चलिए आप। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। ठीक है। लोकतंत्र क्या है? शासन का एक स्वरूप भर है। किसका? शासन का। यह कुछ चीजें जो हासिल करने की स्थितियों जो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। अब देखो, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि सब लोकतंत्र आ गया तो सब कुछ खुशहाल हो जाएगा, व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसकी आय बढ़ जाएगी, सब तरह के शासन लाभ उसको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र क्या है? केवल एक शासन की पद्धति है। क्या है? एक शासन की पद्धति है। इसमें जो शासक तुम्हारे ऊपर होगा उसको चुनकर जनता लाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है फिर जनता को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो केवल एक स्थिति का निर्माण करता है जहां आपके ऊपर तानाशाही नहीं होगी, ऐसे कानून नहीं बनेंगे जो कि आप पर थोप दिए जाएं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो राजा बन गया वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लोकतंत्र स्थापित होगा, इसमें जो वातावरण है, इसमें विकास के काम के लिए जनता का योगदान करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि लोकतंत्र आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, बैठे रहो घर पे, बैठे बैठे खाने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको एक वातावरण प्रोवाइड करता है, एक वातावरण देता है लोकतंत्र। कैसा वातावरण? जिसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं, जिसमें आप सभी समान हैं, आप सभी को व्यवसाय के समान अवसर मिलेंगे, पैसा कमाने के समान अवसर मिलेंगे, लेकिन कमाना तो आपको ही पड़ेगा।
कोई सरकार या लोकतंत्र आपको कमा कर नहीं देगा। इसलिए लोकतंत्र की विशेषता क्या है, आपको अवसर सही देगा, वो वातावरण सही देगा। उस वातावरण में काम व्यक्ति को ही, जनता को ही करना होगा, अर्थात जनता ही लोकतंत्र का लाभ उठाकर अपना विकास करे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अगला है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। अच्छा, उत्तरदायी शासन क्या होता है? देखिए, सरकार जो है वो अंतिम रूप से जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। कैसे? क्योंकि जनता ही उसे चुनकर भेजती है। अब उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगी तो जनता क्या करेगी फिर? अगली बार चुनाव आएगा और हरा देगी। अगर उसके भलाई के लिए, उसके प्रॉफिट के लिए काम नहीं होगा तो क्या करेगी? अपने मत शक्ति का इस्तेमाल करेगी और उसको हरा देगी। इसलिए लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार अधिक जिम्मेदार होती है। मान लो राजतंत्र है, वहां तो राजा उत्तरदायी नहीं है किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना दे। वो है ना कोरिया का किम जोंग, वो किसी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्यों? वहां तो राजतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी स्थिति नहीं होती है। लोकतंत्र में क्या है, उत्तरदायी और जिम्मेदार शासन होता है। अच्छा, एक वैध शासन एक चीज है तुम्हारे पास। जब आप लोगों ने नाइन्थ क्लास पढ़ी होगी तो वहां पर ये वैध और अवैध शासन के बारे में आपने पढ़ा होगा। वैध शासन कौन सा होता है? जैसे लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में क्या है, किसी भी शासक को शासक बनने की एक निश्चित प्रक्रिया है। मान लो इस देश का प्रधानमंत्री कोई बनना है तो कैसे बनेगा? लोकसभा के चुनाव होंगे, चुनाव में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, जनता वोट डालेगी, और जिस भी पार्टी के अधिक उम्मीदवार जीतेंगे और उन्हें बहुमत प्राप्त हो जाएगा, तो बहुमत प्राप्त जिस भी पार्टी को होगा उस पार्टी का नेता क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ये तो वैध शासन हुआ। अब मान लो क्या हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस सारी प्रक्रिया को खत्म कर दे और सीधे बोल दे मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वो अवैध शासन हो गया। क्योंकि वो किसी भी एक निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर शासन प्राप्त नहीं किया है। अगर व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर शासन प्राप्त करता है तो वो क्या होता है? वैध शासन। आपको दो शब्द में बताता हूं। डी जूरे और दूसरा है डी फैक्टो। इसका मतलब है विधि के अनुसार, ठीक है ना, वैध शासन। और डिफैक्टो का है अवैध। अब इसका मतलब क्या है, इन दोनों का उदाहरण क्या है? डी जूरे का मतलब है सॉरी, डी जूरे का मतलब है कानून के अनुसार, कानून के सम्मत एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा यदि आपने शासन स्थापित किया है, आपकी सरकार बनी है, तो वो क्या होगा? डी जूरे होगा, वैध शासन होगा। जैसे भारत का प्रधानमंत्री, एग्जाम्पल क्या है? भारत का प्रधानमंत्री एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। अब मान लो क्या हो, एक प्रक्रिया ऐसी हो जो एक निश्चित प्रक्रिया को एक साइड में रखकर उसे लांग कर व्यक्ति अगर शासन प्राप्त कर ले। जैसे क्या हुआ था पाकिस्तान में, परवेज मुशर्रफ था। तो पाकिस्तान में जब मान लो क्या हो जाता है, सैनिक शासन स्थापित हो जाता है। पाकिस्तान में क्या हुआ? सैनिक शासन स्थापित। जब पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हुआ तो वो डिफेक्टो था। जब जनरल परवेज मुशर्रफ बने, उन्होंने क्या करा, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्हें पद से हटाया और खुद को वहां स्थापित कर लिया। अब देखो, ये डिफेक्टो होता है, इस डिफेक्टो की एक प्रवृत्ति भी होती है। ये बाद में डी जूरे बनने की कोशिश करता है, इसका रूप लेता है। क्योंकि फिर वहाँ परवेज मुशर्रफ ने क्या करा था, वहाँ चुनाव करवाए थे और धांधली पूर्वक खुद को जीता हुआ घोषित करवाया था। तो मतलब ये जो डिफेक्टो होता है ये बाद में क्या करता है, खुद को इस प्रकार स्थापित करने की कोशिश करता है कि नहीं साहब, पहले तो मैं बन गया लेकिन अब बाद में मैं एक सही प्रक्रिया के द्वारा भी बनकर आपको दिखाऊंगा। तो समझ के वैध और अवैध में क्या होगा? वैध शासन वो है जो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बनता है, और अवैध शासन वो है जो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनता। ठीक है, आगे देखिए। जरूरत है कि यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार इन लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। भाई, लोगों को अधिक से अधिक क्या होनी चाहिए? अगर लोकतंत्र है तो लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक लोकतंत्र में होनी चाहिए। और जब लोगों की भागीदारी होगी तो ऐसी स्थिति में ही सरकार उस जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, है ना। लोगों को इस प्रकार एक तरह से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए कि वोट डाल के वो बैठ जाए। लोगों को समय समय पर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सरकार भी जागरूक रहे और सरकार क्या है, आपकी भलाई के लिए काम करे।
तभी तो क्या होता है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्ति जब अपनी बात को रखते हैं, इसका मतलब ये है वहां का लोकतंत्र अच्छी तरह से फल फूल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? भाई, लोकतांत्रिक सरकार क्या है, कार्यकुशल है या नहीं है? अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसी एक सरकार है जो लोकतांत्रिक नहीं है। कौन सी है? राजतंत्रात्मक है, या सैनिक शासन है, या निरंकुश तंत्र की है। अच्छा, या तो सैनिक शासन मतलब वहाँ का जो शासन चलाने वाला है वो सैनिक का अध्यक्ष है, तो वो सैनिक शासन हो जाता है। ठीक है। निरंकुश तंत्र किसे बोलते हैं? ऐसा राजा जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हो, तो निरंकुश हो जाता है। राजतंत्र किसे बोलते हैं? राजा, राजा भी तो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वो अपनी सरकार चलाता है। तो एक ऐसी सरकार है जो फटाफट फैसले लेती है। अब फटाफट फैसले कौन ले सकता है? राजतंत्र ले सकता है, निरंकुश तंत्र ले सकता है ना। जो अवैध शासन है वो फटाफट फैसले ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कानून बनाने की कोई निश्चित प्रक्रिया है ही नहीं। अब निश्चित रूप से क्या हुआ, फैसला तो जल्दी ले लिया गया, फैसला तो जल्दी हो गया, लेकिन इसमें हुआ क्या, फैसले लेने के चक्कर में आपने किसी से विचार विमर्श राय नहीं ली, तो हो सकता है कि वो कानून सही ना हो, या फिर जनता को स्वीकार्य ना हो। क्योंकि आपने जनता की राय तो ली नहीं, विशेषज्ञों की राय ली नहीं, उस पर कोई विचार विमर्श हुआ नहीं। तो ये हो सकता है कि फैसला जल्दी लिया जा सके, लेकिन उस फैसले की वैधता या उस फैसला लोगों के लिए सही है या नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती। और दूसरी तरफ हम बात करें लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जहां पर किसी भी कानून को, इस किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है, तो अगर उस प्रक्रिया के द्वारा कोई कानून बनता है, तो जनता के उस कानून के साथ मतभेद होने के कम चांस होते हैं। जैसे भारत का ही मैं उदाहरण लूं, तो भारत देश में कितने ही कानून ऐसे होते हैं जिन पर लोग अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। अधिकतर कानून तो बिना किसी विरोध के बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उनके प्रति लोगों की सहमति होती है। बहुत ही कम ऐसे कानून होते हैं जिसमें जनता असहमत हो उनके प्रति। आगे चलते हैं। और अब इसके दूसरे पहलू पर अब एक नज़र अपन डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर नागरिक ये जानना चाहती है कि फैसले लेने के में नियमों की पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकती है। देखो, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है, लोकतंत्र में सूचना का अधिकार होता है। क्या होता है? सूचना का अधिकार। लोकतंत्र में क्या होता है? सूचना का अधिकार होता है। मतलब यदि कोई कानून बना है, कोई कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है, और जनता को लगे कि साहब इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है, किसी निश्चित प्रक्रिया को बीच में से स्किप करके इस कानून को बनाया गया है, तो जनता सरकार से ये सूचना प्राप्त कर सकती है कि साहब आपने जो ये कानून बनाया है, इस कानून को बनाने में सही प्रक्रिया का यूज हुआ है या नहीं है, पूरी प्रक्रिया का यूज हुआ है या नहीं है। तो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है? सूचना का अधिकार होती है। इसमें व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलिए। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। आप किस प्रकार करोगे उसको? भाई, कोई भी लोकतंत्र है तो उस पर जो निश्चित समय दिया गया है, जो समय दिया गया है उस समय पर उस अंतराल में ही चुनाव होने चाहिए। प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, और सरकार तथा इसके कामकाजों के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो भी कानून बनाया जा रहा है उस पर खुली चर्चा होनी चाहिए, जैसे होती है ना, भारत में कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा में उसकी चर्चा होती है। ठीक है। यदि आपके राज्य में कानून बनता है तो विधानसभा, विधान परिषद जो है उसमें आपको क्या होता है, चर्चा होती है। इसलिए भारत में कोई भी कानून बनता है तो उस पर चर्चा होती है, और इस कानून बनने की प्रक्रिया में जनता को यह अधिकार होता है कि वो इस कानून के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना सरकार से मांग सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में क्या है, सूचना का अधिकार भी आपको मिलता है, जैसा भारत में भी है। एक व्यापक धरातल और लोकतांत्रिक सरकारों में यह उम्मीद करना उचित है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली और
कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। लोग क्या उम्मीद करते हैं कि लोगों की बात सुने, लोगों के लिए काम करे और ऐसी सरकार हो जो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करे। भ्रष्टाचार इस समय एक बहुत ही व्यापक दिक्कत है लोगों के सामने। सरकारें क्या होती है, भ्रष्ट होती हैं, और भ्रष्ट होने के बाद वो अपने भले के लिए काम करती हैं या फिर जिन लोगों से वो पैसे लेती हैं उन लोगों के भले के लिए काम करती हैं। तो इसलिए क्या है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ये विश्वास करती है, ये उम्मीद करती है कि वो सरकार जो होगी उनके भले के लिए काम करेगी और सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। आगे चलते, एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, वैध शासन व्यवस्था। अब देखिए, मैंने बताया ना कि लोकतंत्र जो है इसमें वैध शासन व्यवस्था ही हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एक निश्चित प्रक्रिया होती है। किस चीज की निश्चित प्रक्रिया होती है? कानून बनने की, शासक बनने की। आपका जो शासक बनेगा उसे बनने की एक निश्चित प्रक्रिया है। तो लोकतंत्र में इसकी तो गारंटी है कि कोई आदमी बनेगा शासक तो एक निश्चित प्रक्रिया से होकर ही वो बनेगा। जैसे भारत में बनना है तो निश्चित प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया से गुजर कर ही वो व्यक्ति क्या बन सकता है, यहाँ का शासक बन सकता है। आगे चलिए, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक अनदेखा कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। हो सकता है इस व्यवस्था में कुछ कमियां हो सकता है आपकी कार्य कुछ आपके लिए काम कम करे, हो सकता है इसमें फैसले लेने में देरी हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी ये आपकी अपनी शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें शासक को आप खुद चुन रहे हैं। ये उस व्यवस्था से तो कहीं बेहतर है जिसमें एक राजा अपने वंश को आगे राजा बनाता रहता है। तो उस व्यवस्था से तो कहीं बेहतर है, क्योंकि वो तो अपना मनमाना काम करेगी, किसी भी तरह का कानून बना सकती है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था से तो हर समय अच्छी है। भली से इसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, और कमियां ऐसे परफेक्ट तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां इसमें भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट ये तुम लोगों का खुद का शासन तो है, अपना राजा तुम खुद तो चुन पा रहे हो। तो इसलिए ये व्यवस्था बाकी व्यवस्थाओं से अच्छी है, और इसलिए विश्व के अधिकांश देश जो है लोकतंत्र को अपना रहे हैं। आगे चलिए, आर्थिक समृद्धि और विकास। अब यहाँ पर हमको क्या प्रवृत्तियां देखने को मिली है कि जो अ, राजतंत्र है या तानाशाही है जहाँ पर, उसके मुकाबले लोकतांत्रिक देशों का आर्थिक विकास कम हुआ है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। अब देखना क्या है, अगर हम 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासकों और तानाशाहों के बीच कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन ये आर्थिक समृद्धि इसी तो कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे देश की जनसंख्या कितनी है, आपके पास संसाधन कौन कौन से हैं, आपके पास कार्यकुशल जनसंख्या कौन सी है, आपके पास तकनीक कौन सी है। इन सभी बातों पर आर्थिक समृद्धि क्या करती है, निर्भर करती है। अगर इन सभी चीजों पर ध्यान दे तो ऐसा हो सकता है कि तानाशाही देशों के पास संसाधन अधिक हो, तकनीक अधिक हो। अगर आपको फेयर कंपैरिजन करना है तो समान अ, देशों के साथ कंपैरिजन करो, कि जो पिछड़े देश हैं लोकतंत्र के और जो पिछड़े देश हैं तानाशाही के, उनके बीच आप क्या करें, कंपैरिजन करें। तो ऐसी स्थिति देखने पर हमको क्या पता लगता है कि साहब, जो देश हैं जो कम विकसित हैं, वो तानाशाही हो या लोकतंत्र हो, उनमें फिर आर्थिक विकास का ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे मैं देखूं, सभी लोकतांत्रिक शासन में विकास दर कितनी है, 3.95%। ठीक है, सभी तानाशाही जो शासन व्यवस्था है वहां पर कितनी है, 4.42। तो यहाँ तो लग रहा है सब तानाशाही में जो है क्या हो रहा है, विकास ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तानाशाही वाले गरीब देश हैं उनकी कितनी है, 4.34। और जो तो लोकतंत्र वाले गरीब देश हैं उनकी कितनी है, 4.28। फिर तो ना के बराबर अंतर हो गया, कितना सा अंतर है गया इनमें, 0.06 का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ना के बराबर है, बराबर सही है। और चूंकि मैंने बताया कि आर्थिक विकास बहुत अधिक कारकों पर निर्भर करता है, देश की जनसंख्या पर, देश के संसाधनों पर, तकनीक पर, संसाधनों के प्रकार पर, हर चीज पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ स्थिति लगभग बराबर सी दिखती है। और चूंकि क्या है, लोकतंत्र तो आपका शासन है, आप खुद उसमें राजा हो, मतलब खुद राजा को चुन रहे हो, आपका ही शासन है, जो शासक होगा वो आपके प्रति उत्तरदायी होगा। तो इसलिए लोकतंत्र तो आपका शासन है। तो लोकतंत्र तानाशाही से हर स्थिति में बेहतर है। आगे चलिए, दूसरा चार्ट क्या है, चुने हुए देशों में आय की असमानता। अब ये देखिए,
यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जहाँ पर लोकतंत्र भी है वहां पर भी हमें आय की असमानता दिखाई देती है। आय की असमानता किस प्रकार दिखाई देगी? अब जैसे दक्षिणी अफ्रीका है, यहाँ पर ऊपर के जो 20% लोग हैं ना, जो धन के मामले में धनी हैं, इस देश के जो 20% धनी लोग हैं उनके पास देश का 64.8 लगभग 65% पैसा है। ठीक है। और नीचे के 20% के पास मात्र 2.9% पैसा है। मतलब 20% लोगों के पास लगभग 65% है और नीचे के 20% के पास 3% भी नहीं है पूरा। ब्राजील में देखना क्या स्थिति है फिर। ब्राजील में क्या है, ऊपर के 20% लोगों के पास कुल देश का 63% है और नीचे के 20% के पास 2.6% है। ठीक है। रूस में देखिए, ऊपर के 20% लोगों के पास 53.7% है जबकि नीचे के पास 4.40 है। अमेरिका में भी ऊपर के 20 के पास 50% है, नीचे के 20 के पास 4% है। ब्रिटेन में ऊपर के 20 के पास 45 है, नीचे के 20 के पास 6% है। डेनमार्क में ऊपर के 20 के पास 34.5 है और नीचे के 20 के पास 9.6 है। हंगरी में 34.4 है और 10 है। ये चार्ट आपको क्या बताता है कि ऊपर के 20% लोगों के पास और नीचे के 20% लोगों के पास जितना पैसा है, इन दोनों का अंतर जितना कम होगा उतनी ही अधिक आय की असमानता उस देश में कम होंगी। मतलब इन दोनों चार्ट में जो अंतर है वो जितना कम होगा उतना ही उस देश में आय की असमानताएं क्या होंगी, कम होंगी। जैसे अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका, इसमें आय की असमानताएं बहुत हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो 20% है उनके पास लगभग 65% पैसा है और नीचे वालों के पास लगभग 3% है केवल। तो अंतर बहुत है इन दोनों के मध्य पैसों का। जबकि इसके मुकाबले हम डेनमार्क और हंगरी से करते हैं तो डेनमार्क में तो 34.5% ऊपर के 20% के पास है। ठीक है। और नीचे के 20% के पास 9.6 है। और हंगरी की बात करें हम तो 34.5, नीचे 4 जो है वो नीचे ऊपर के 20% के पास है। ठीक है, पैसा। और नीचे के 20% के पास 10% है। तो हम कह सकते हैं इस चार्ट को देखकर कि हंगरी ऐसा देश है, इस चार्ट में हंगरी ऐसा देश है जहां पर आय की असमानता जो है वो क्या है, न्यूनतम है। क्योंकि यहाँ पर जो धनिक लोग हैं सबसे और जो निर्धन लोग हैं सबसे, उनके बीच में आय का अंतर कम है। और जबकि इन देशों में अधिक असमानता देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे चलिए आप। असमानता और गरीबी। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। ठीक है। राजनीतिक, ध्यान रखना, आर्थिक समानता पर नहीं, किस पर? राजनीतिक समानता पर। और वो कैसे होगी कि यहाँ पर आप सभी को समान अवसर है चुनाव लड़ने का। आप गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, आपको अवसर है चुनाव लड़ने का, आप लड़ सकते हो। एक व्यक्ति एक वोट, आप कितने ही अमीर हो, कितने ही शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कितने ही गरीब हो, सबके वोट का मूल्य एक बराबर होता है। एक व्यक्ति एक मत है ना अपने यहाँ पर। ठीक है। प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। एक व्यक्ति एक मत, मैंने बताया था ना, क्या होता है इसका मतलब? एक व्यक्ति एक मत, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का मत जो है वो एक माना जाता है और एक ही उसकी गणना होती है। ठीक है। आगे चलिए। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि 20% लोग आय में कितना हिस्सा लेके बैठे हैं, 65%। जबकि दक्षिण अफ्रीका में तो लोकतंत्र है, ब्राजील में, अमेरिका में लोकतंत्र है, 20% लोग अमेरिका में 50% पैसा लेके बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको राजनीतिक समानता तो है, लेकिन आर्थिक समानता की जब बात आती है तो मुट्ठी भर जो लोग हैं जिनके पास पैसा है वो उस देश का बहुत अधिक पैसा लेकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक असमानता को तो खत्म कर दी गई है, बराबर कर दिया गया है, लेकिन आर्थिक असमानता को कम करने में इतनी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि व्यक्ति को व्यापार के समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि अपने व्यापार को बढ़ाए। तो जब वो अपने व्यापार को बढ़ाता है तो लाभ बढ़ाने के लिए कई बार क्या होता है, वो मजदूरी कम कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, धनी तो और धनिक और
जो गरीब व्यक्ति होता है वो और गरीब होता जाता है। तो इसलिए क्या है, जो पैसा है वो कुछ लोगों के हाथों में ही इकट्ठा होता रहता है। आगे चलिए। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। अब आप जानते हैं साहब, विविधताएं कई प्रकार की होती हैं। भारत भी एक विविधताओं का देश है, सामाजिक विविधता है, अनेक धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। तो इस लोकतंत्र में इन सभी के बीच सामंजस्य किस प्रकार स्थापित हो सकता है? आपने देखा ना भाई, लोकतंत्र तो है पर कई जगह क्या होता है, बहुसंख्यकों का शासन होता है, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ फिर भेदभाव होने लगता है। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब क्या है, सर्वसाधारण के लिए होता है, सभी व्यक्तियों के लिए होता है। यदि मान लो अगर सरकार भी बहुमत की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों पर ही ध्यान दें, उन लोगों का ही फिर कल्याण करें। मान लो भारत में बोलूं, भारत में क्या है, जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुओं के हित के लिए काम करो, आप मुस्लिमों को छोड़ दो, सिख को छोड़ दो, ईसाइयों को छोड़ दो, हाँ, फारसियों को छोड़ दो। आप उनको नहीं छोड़ सकते। आप सरकार में है तो आपको हिंदुओं के साथ साथ उनकी भलाई के लिए भी काम करना होगा। यही लोकतंत्र की विशेषता होती है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य बिठाने का काम करता है। देखिए, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरह या स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। पर हम इन अंतरों और विभेदों को इन विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच बातचीत में सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा तरीका है। भाई लोकतंत्र क्या है, बातचीत से बात करता है। अब देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार किसी देश में विविधता है तो उसको पूरी तरह समान कर दो, पूरी तरह समान, अक्षर से समानता स्थापित नहीं हो सकती, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इनके बीच जो मतभेद हैं, विभिन्न विभिन्नताओं के, विभिन्न जातियों के बीच मतभेद हैं, तो इनके बीच बात करके, आपसी सामंजस्य स्थापित करके इन विरोधाभासी प्रवृत्तियों को कम किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए लोकतंत्र इस समय में सबसे बेहतर एक व्यवस्था सामने उभर कर आई है। आगे चलिए। इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है, ठीक है। और वो दो शर्तें कौन कौन सी है, यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं होता, ठीक है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। अगर उसके साथ काम करने की जरूरत होती है तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। अब मैंने कहा था ना आपसे, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि साहब बहुमत आ गया तो जिन लोगों ने बहुमत दिया है सिर्फ उनके लिए काम करेंगे, नहीं। जो लोग अल्पमत में होते हैं उनकी भलाई के लिए भी काम करना होता है, उनके बीच सामंजस्य बिठाना होता है। यदि व्यक्ति, अगर कोई सरकार ऐसे करेगी कि जिसने उसको वोट दिया है सिर्फ उसी के भलाई के लिए काम करे, तो फिर दूसरे व्यक्तियों में असंतोष बढ़ जाएगा, दूसरे व्यक्ति फिर विद्रोह कर सकते हैं कि सरकार तो हमारे लिए काम नहीं कर रही। तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं तो कि जो तुमको वोट दे रहे हैं, जिन लोगों ने तुमको चुन कर भेजा है, उनके अलावा आप दूसरों को कुछ करो ही नहीं, उनके साथ भेदभाव करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। बहुमत के साथ साथ आपको अल्पमत को भी साथ लेकर ही चलना होता है। आपको उसके बहुमत और अल्पमत के बीच सामंजस्य बिठाना होता है, उनको भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर देने पड़ते हैं। कहीं कहीं यदि जरूरत पड़े तो उनको अतिरिक्त भी कुछ देना पड़ता है। तभी जाकर आपके लोकतंत्र का विस्तार होगा, वो आराम से चलेगा। कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिससे गतिरोध पैदा हो। और वो कैसे होगा, जब बहुमत और अल्पमत दोनों साथ साथ चलेंगे। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है, ठीक है। बहुमत के शासन का अर्थ क्या होता है भाई, किसी धर्म का ही शासन हो, किसी नस्ल का ही शासन हो, किसी भाषाई आधार पर ही हो, ठीक है। इनका शासन नहीं होता। बहुमत का मतलब क्या होता है, आपका सरकार बन चुकी है, आपको बहुमत मिला है, है ना, लेकिन आप क्या करें, सभी के लिए काम करें। फिर बहुमत मिल जाने का मतलब यही नहीं होता कि आप, मान लो आपको सरकार बनी, किसी धर्म विशेष ने आपकी सरकार बनाई, तो फिर आप उसके लिए काम करें। किसी नस्ल विशेष ने बनाई, किसी भाषाई विशेष ने बनाई, तो आप फिर उनके लिए काम करें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, देखो, जैसे भाषाई आधार पर हमने किसका उदाहरण पढ़ा था, श्रीलंका का पढ़ा था ना, श्रीलंका का। श्रीलंका में कौन थे, सिंहली भाषाई, ठीक है। ये वहां पर बहुमत में आए, फिर उन्होंने क्या करा, अपने अपने हित के काम करना शुरू करे। तमिलों को क्या करा, उनके विरोध काम में काम करना शुरू कर दिया, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए, उन्हें कोई उत्तरदायित्व नहीं रखा, है ना।
उनको धकेलना शुरू कर दिया। नौकरियों में भी क्या करा, सिंहलियों को ही रिजर्वेशन पकड़ा दिया वहाँ पर। जो धर्म था, ये बौद्ध धर्म के लोग थे, इसी धर्म के प्रचार को वहाँ बढ़ाया गया, और तमिलों की वहाँ पर क्या की गई, अनदेखी की गई, बेगानापन उन्हें महसूस होने लगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तमिलों ने विद्रोह कर दिया, फिर अलग पार्टी की मांग कर दी, और तमिलों ने वहां पर गृह युद्ध पैदा कर दिया। उसकी वजह से श्रीलंका को बहुत अधिक हानि देखने को मिली। तो अगर आप ऐसा करेंगे, बहुमत का शासन मतलब जिसने आपको जिताया है और जो बहुमत में है, बहुसंख्यक है, उसी के हित के लिए काम करेंगे, तो न सिर्फ आपके लिए, आपके देश के लिए बहुत ही फिर हानिकारक होगा। क्योंकि फिर क्या होगा, जो अल्पमत है वो विद्रोह की स्थिति में आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में आने पर फिर आपकी सरकार की स्थिति खराब हो जाएगी, उस देश की जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी। तो लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि बहुमत और अल्पमत के बीच सामंजस्य स्थापित हो। आप यदि सरकार में है, बहुमत में है, तो आपको अल्पमत के लिए भी काम करना पड़ेगा, साथ के साथ ही उसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलिए। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। ठीक है, लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि नागरिकों की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नागरिकों के पास तो सारे अधिकार होते हैं। नागरिक ही क्या करते हैं यहाँ पर, अपने शासक को चुनते हैं। तो अन्य किसी भी शासन पद्धति की तुलना में लोकतंत्र में लोगों की गरिमा के लिए बहुत अधिक यहाँ पर अच्छा है उनसे, क्योंकि यहाँ समानता का अधिकार भी है, और जब समानता आएगी तभी तो लोगों की गरिमा बराबर होगी सबकी। ठीक है, सबको आज़ादी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अन्य किसी भी तानाशाही वगैरह, राजतंत्र वगैरह सब शासन की तुलना में लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के लिए विशेष कार्य यहाँ पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों में सम्मान पाना चाहता है। गरिमा और आज़ादी की चाह में लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का प्रसार जो हुआ है, लोकतंत्र का आज पूरे विश्व में इतना विस्तार हुआ है, उसके पीछे ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपने आप को किसी भी तरह से दूसरे से निम्नतर नहीं समझना चाहता। अगर ऐसा होता है तो उसके मन में कुंठाएं पैदा होती हैं, और उन चीज़ों के यहाँ पर खत्म करने के लिए फिर क्या होता है, लोकतंत्र की स्थापना होती है, समानता का अधिकार दिया जाता है। तो इसी के द्वारा लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि यह क्या है, व्यक्तियों की गरिमा का पूरा सम्मान मिलता है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती है कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। अब देखिए क्या होता है, जो ये लोकतंत्र होता है, यहाँ पर कई बार क्या होता है, श्रीलंका का उदाहरण लें, वहाँ पर भी लोकतंत्र है, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर तमिलों को समान अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है ना, इसीलिए उसके जो परिणाम है वो श्रीलंका ने भुगते। लेकिन कई स्तरों पर हमको ऐसा देखने को मिलता है, श्रीलंका के अलावा भी अलग जगह पर भी, जब ये समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे श्रीलंका में जो तमिल थे, श्रीलंका में तमिल थे ना, उन तमिलों के साथ सिंहलियों के जैसा व्यवहार नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि सब श्रीलंका में समानता का व्यवहार नहीं हुआ। तभी तो ये सिचुएशन हमको देखने को मिली कि वहां पर गृह युद्ध हो गया, और इस गृह युद्ध से फिर बहुत अधिक आर्थिक हानि हुई, जन हानि हुई वहां पर। और ये क्यों हुआ, क्योंकि समान व्यवहार नहीं किया गया। तो कई स्तरों पर ऐसा देखने को मिलता है कि सरकारें असमान व्यवहार भी कर देती हैं। लेकिन अगर आपको लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, अधिक से अधिक विकसित करना है, तो अपने यहाँ पर समानता स्थापित करना जरूरी होता है। आगे चलिए। अब देखिए ये भाषाई स्तर पे नहीं है, लैंगिक स्तर पर भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि हमारा जो समाज है वो किस प्रकार का है, पुरुष प्रधान समाज है। ये अपने देश की ही बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विश्व की ही यही स्थिति है। क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो स्त्रियों को क्या है, पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता है। अब इतिहास को उठाकर देखें तो स्त्रियों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। विभिन्न संगठन उन्होंने बनाए, तब जाकर उन्हें अधिकार दिए गए। प्रारंभ में स्त्रियों को राजनीति में शामिल होने की आज़ादी नहीं थी, मतदान करने का अधिकार भी स्त्रियों को नहीं था। ठीक है, और बहुत बाद में जाकर, और मैं इसे
नॉर्मल देशों की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को बहुत बाद में जाकर मतदान का अधिकार दिया गया है। जो अपने आप को बहुत विकसित और इस तरह की कंट्रीज मानते हैं ना, उन्होंने भी अपने यहाँ पर स्त्रियों को बहुत बाद में जाकर मतदान का अधिकार दिया है। इसलिए स्त्रियों को बहुत लंबे समय तक अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जूझना पड़ा है। ठीक है। महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद जाकर माना जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। बहुत बाद में जाकर ये वहाँ पर माना है लोगों ने कि साहब लोकतंत्र में क्या है, महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, उनको भी राजनीति में योगदान देने के लिए अधिकार देने चाहिए, उनको भी गरिमा के आधार पर समान व्यवहार करना चाहिए, उनको भी पुरुषों के समान सभी कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए। लोकतंत्र में लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। एक जांच पर खरा उतरते ही आगामी जांच आ जाती है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि लोकतंत्र हमेशा प्रगतिशील है, आगे बढ़ने वाली एक चीज है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर मान लो किसी स्थिति पर लोकतंत्र खरा उतरता है तो अगली परीक्षा के लिए उसे हमेशा तैयार रहना पड़ता है। जैसे प्रारंभ में लोकतंत्र जब स्थापित हुआ तब क्या था कि साहब राजतंत्र जो है, तानाशाही जो है वो खराब है, तो इसलिए ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसका जिसको चुनकर जनता लाती हो। तो फिर पहली परीक्षा ये हुई, साहब चुनकर कौन लाया, जनता लाया। उसके बाद क्या हुआ, अब लोकतंत्र तो आ गया लेकिन इस लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हुई। तो फिर क्या करा, लोकतंत्र में समानता प्रदान की गई। फिर उस समानता के क्षेत्र में लोग आगे गुजरे तो फिर स्वतंत्रता की बात आ गई, स्वतंत्रता दी गई। फिर बंधुत्व की आ गई, ठीक है ना। फिर स्त्रियों की बात आ गई, स्त्रियों को नहीं मिली। फिर पिछड़े वर्ग की बात आ गई कि साहब ये, फिर उसके लिए विशेष उपबंध किए गए। तो इस प्रकार लोकतंत्र एक गतिशील विषय है। अगर इसे एक मापदंड पर खरा उतरता है तो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद नया नया मापदंड जो है इसकी प्रतीक्षा में खड़ा होता है और ये निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार तो लोकतंत्र एक जीवंत धारणा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर किसी ना किसी कसौटी पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र को हमेशा तत्पर और तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, अपना ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और इस बुक का एक लास्ट चैप्टर बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब थैंक यू।